अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले। उसमें बताया है कि टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इस स्विच से जो फ्यूल है वो इंजन तक पहुंचने से रुकता है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही दोनों स्विचेस को चेंज कर दिया गया, यानी दोनों इंजन में फ्यूल पहुंचना बंद हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरा बोलता है कि उसने नहीं किया। फ्यूल सप्लाई बंद होने से थ्रस्ट लॉस हुआ और प्लेन गिरता चला गया। पायलट्स ने स्विचेस को वापस रन पोजीशन में लाने की कोशिश की, पर ऑल्टीट्यूड सिर्फ 625 फीट होने के कारण इंजन फुली रिलाइट नहीं हो पाए, यानी दोबारा से नहीं चल पाए। AIB ने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट, मेंटेनेंस लैप्स, फ्यूल कंटामिनेशन, बर्ड स्ट्राइक या पायलट इंटॉक्सिकेशन नहीं पाया। एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट अलाउएबल लिमिट के अंदर था। फ्यूल क्वालिटी, वेदर, ATC इंस्ट्रक्शन, इन सब में भी कोई गड़बड़ नहीं मिली। थोड़ा पीछे जाएं तो 2018 में USA की FAA ने ऐसी सिमिलर फ्यूल स्विच लॉकिंग इशू पे एडवाइजरी जारी की थी। इंडिया ने इंस्पेक्शन ऑप्शनल रखा था एयरलाइंस पर। इसके अलावा रिपोर्ट में कोई सिस्टमैटिक फॉल्ट या मैन्युफैक्चरर बोइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी गई। इन्वेस्टिगेटर्स NTSB, AIB अभी भी डेटा एनालिसिस और कॉकपिट ऑडियो रिव्यू कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट महीनों बाद आएगी, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। क्या ये पायलट एरर था या प्लेन में कोई दिक्कत। तब तक हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेते ही एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई थी। प्लेन में 244 लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा और बाकी सब की मौत हो गई। प्लेन एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी मारे गए। क्रैश के बाद बोइंग की लॉन्ग टर्म रेपुटेशन पर भी फिर से सवाल उठने लगे। इस क्रैश में तो वैसे अभी तक बोइंग का कोई इशू नहीं दिखा है इन्वेस्टिगेटर्स को, लेकिन अगर हम पिछले 5-10 सालों में कुछ मेजर इंसिडेंट्स देखें तो उसमें बोइंग की गलतियां साफ नजर आती हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया में अक्टूबर 2018 में लायन एयर फ्लाइट बोइंग 737 मैक्स 8 क्रैश हुआ था, जिसमें 179 लोग मारे गए। फिर मार्च 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस दोबारा 737 मैक्स 8 क्रैश हुआ, उसका 157 लोगों की जान गई। इन दोनों दुर्घटनाओं ने मिलकर 346 लोगों की जान ली, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने बोइंग 737 मैक्स फ्लीट को 20 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया दुनिया भर में। काफी नुकसान भी झेलना पड़ा बोइंग को इसकी वजह से। रिसेंटली एक नॉन फेटल इंसिडेंट भी बोइंग को शर्मिंदा कर गया जनवरी 2024 में, जब अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 9 का एक इमरजेंसी डोर प्लग फ्लाइट के बीच में ही गिर गया। किस्मत अच्छी रही, सब सेफली लैंड हो पाए बिना किसी इंजरी के, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ा सेफ्टी इशू सामने आया। पर FAA जो USA की एयर सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने तुरंत इस मॉडल के 171 प्लेन्स इंस्पेक्ट करवाए दोबारा, और उनमें से 94% को सर्विस पे वापस आने दिया जब उसमें कोई दिक्कत नहीं मिली। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ बोल्ट्स गलत थे, जिसने बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। इन सब की वजह से भी बोइंग को भारी फॉलोआउट देखने को मिल रहा है। 2021 में USA के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ सेटल करते हुए उन्होंने $2.5 बिलियन दिए, लगभग 21,000 करोड़ रुपए, जिसमें $500 मिलियन क्रैश विक्टिम्स के लिए थे। इन सब से कंपनी में कुछ बड़े सिस्टमैटिक फेलियर सामने निकल कर आ रहे हैं। बोइंग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में से एक है, जिसमें करीब 1,70,000 लोग काम करते हैं 150 देशों में। साल में 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी जनरेट करती है ये, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। पहले इसको दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक माना जाता था, मगर पिछले 20-25 सालों से इसकी रिकॉग्निशन गिरती जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस जो एक और एरोस्पेस कंपनी थी, उसके साथ बोइंग का जब मर्जर हुआ, तब से ही इसका कॉर्पोरेट कल्चर काफी बदल गया है। अब इनोवेशन से ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ाने के ऊपर सोचा जाता है, जिससे ऐसे सिक्योरिटी लैब्स होना आम बात हो गई है। इसके लिए कई कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाए उन्होंने, जैसे नए डिजाइन पर इन्वेस्ट करना कम किया और पुराने मॉडल्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं और प्रॉफिट के लिए। जैसे 737 और 737 मैक्स को अपग्रेड करके नया एयरक्राफ्ट बनाया, जिसे सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी बची और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्चा नहीं हुआ इतना। इसकी वजह से धीरे धीरे इनकी क्वालिटी भी गिरती चली गई और प्लेन्स कम सेफ हुए। कई क्रैशेस के पीछे इनकी लापरवाही छुपी है। इन दोनों का मर्जर एक फेटल फॉल्ट लाइन माना जाता है। इसी में एयरप्लेन्स को बनाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इंजीनियर्स हर प्लेन की बारीकी से टेस्टिंग भी करते हैं। 5 से 10 साल लग जाते हैं आसानी से किसी प्लेन को डिजाइन करके पूरा सर्टिफाई करने तक। 1990 से 2000s में बोइंग ने बहुत सारे स्टॉक बायबैक्स भी किए, जो पैसे बचाए थे उससे, ताकि शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस बढ़ सके। CEO हैरी स्टोनसाइफर, जो पहले मैकडॉनल्ड डगलस के CEO थे, बोइंग में आकर इससे एक बेहतरीन इंजीनियरिंग फर्म की जगह एक बिजनेस की तरह
चलाने लगे। 2001 में बोइंग ने अपना हेडक्वार्टर भी सियाटल से शिकागो शिफ्ट कर दिया टैक्स इंसेंटिव्स के लिए, जिससे टॉप मैनेजमेंट इंजीनियर से दूर हो गई। पहले जो दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, अब अलग अलग शहरों में होने से बोइंग की मैनेजमेंट अपने डिसीजन फाइनेंशियल तौर पर लेने लगी, जिसको चैलेंज करने के लिए इंजीनियर्स भी पास में नहीं थे। जो उन्होंने उस समय शुरू किया, उसके बाद से ये दूरी फिगरेटिवली भी बढ़ती चली गई, क्योंकि अब वो इंजीनियर्स की बात भी नहीं सुनते थे इतनी। अब इन बुरे डिसीजंस की वजह से ही रिसेंटली क्रैशेस बढ़ने लगे हैं, खासकर 737 मैक्स। इनकी ग्राउंडिंग और 787 डिलेज से प्रोडक्शन भी रुक गया है, जिससे इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफी खराब हो गई। 2024 में उन्हें $10.7 बिलियन का लॉस हुआ और 2023 में $5.8 बिलियन का, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए। अभी भी कंपनी कैश बर्न कर रही है। इनकी मार्केट वैल्यू भी काफी कम हो गई है। तब से दुनिया भर के एनालिस्ट बोइंग पर डाउट जताने लगे हैं, खासकर जब एक्सीडेंट्स जैसे एयर इंडिया क्रैश मीडिया में दिखने लगते हैं। पब्लिक ओपिनियन भी पलट गया है। मीडिया में बोइंग के कॉर्पोरेट डिसीजंस और सेफ्टी कल्चर पर सवालों का सिलसिला चल रहा है। एयरलाइंस भी इन्हें अब ऑर्डर्स कम दे रहे हैं एयरबस के मुकाबले। बोइंग ने लीडरशिप में भी चेंजेस किए हैं। 2024 में डेव कैलहून की जगह केली ऑटबर्ग को सीईओ बनाया, ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए। उन्होंने भी लॉस में जा रही कंपनी में खर्चे कम करने के लिए स्टाफ कट्स और फैक्ट्री स्लो डाउन्स किए। बोइंग का कहना है कि वो क्वालिटी और सेफ्टी पे फोकस करेंगे, लेकिन ये अभी प्रूव करना बाकी है। बोइंग का मेन कंपेटिटर जो है वो है एयरबस, जो यूरोप में बेस्ड है, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का जॉइंट वेंचर। काफी बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। इनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा माना जाता है, बोइंग से काफी बेहतर। एयरबस A320 फैमिली और A350s ने कमर्शियल सर्विस में बहुत कम एक्सीडेंट्स दिए हैं। इनके प्लेन्स में एडवांस फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और डिजाइन में रिडंडेंसी भी रखते हैं इसको और सेफ बनाने के लिए। बिजनेस वाइज भी एयरबस ने ओवरटेक कर लिया है बोइंग को रिसेंटली, और 2018 से ही ज्यादा ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं इसको। अब इनका ऑर्डर बैकलॉग भी काफी बड़ा बन गया है। एयरबस के सिंगल आइल डिमांड देखकर एयरबस ने 2044 तक ग्लोबल फ्लीट डबल होने की फोरकास्ट दी है, यानी जितनी अभी फ्लीट है उससे डबल हो जाएगी 20 साल के अंदर। 2024 के स्टॉक मार्केट डेटा में दिखाया कि बोइंग स्टॉक 32% से गिरा, जबकि एयरबस 11% से ग्रो हुआ। इन्वेस्टर्स अब एयरबस पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। एयरबस R&D में भी ज्यादा लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे नई इंजन टेक्नोलॉजी। इंडिया में भी कई एयरलाइंस है जिनके पास दोनों एयरबस और बोइंग प्लेन्स का मिक्स है, जैसे इंडिगो का पूरा फ्लीट ही एयरबस से बना है, नैरो बॉडी A320 फैमिली और ATR टर्बोप्रॉप से। बोइंग का कोई भी प्लेन उनका अपना नहीं है, बस लीज किए हुए हैं, टर्किश एयरलाइंस है मोस्टली। दुनिया में सबसे बड़ा एयरबस A320 नियो ऑपरेटर भी है इंडिगो ही। एयर इंडिया में बोइंग और एयरबस दोनों चलते हैं। डोमेस्टिक रूट्स के लिए एयरबस A319, 320, 320 नियो, 321 जेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली, और इंटरनेशनल रूट्स के लिए वाइड बॉडी बोइंग 777 और 787। 2023 में टाटा के खरीदने के बाद एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग दोनों से मिलाकर 570 नए प्लेन्स ऑर्डर किए, जिसमें एयरबस प्लेन्स का शेयर भी काफी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो बोइंग 737 प्लेन्स काफी चलाते हैं। स्पाइस जेट का फ्लीट मोस्टली बोइंग 737 और बम्बार्डियर Q400 टर्बोप्रॉप से बना है। आकाशा एयर के पास भी बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स हैं। तो टॉप कैरियर्स एयरबस नैरो बॉडी प्लेन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइड बॉडी बोइंग प्लेन्स इंटरनेशनल ट्रैवल्स को डोमिनेट करती हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजीज और कॉस्ट को देखकर ही ये डिसीजन लेते हैं एयरलाइंस। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करें तो दुनिया भर की टॉप एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, लुफ्थांसा, अमेरिकन एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस, इंजन ओवरऑल और कंपोनेंट रिप्लेसमेंट टाइम पर होता है इनका। इंडिया में भी DGCA रूल्स के हिसाब से मेंटेनेंस करना जरूरी होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी उतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जाते। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में रिवील हुआ कि DGCA ने एयर इंडिया को वार्निंग दी जब उनके कुछ एयरबस प्लेन्स में इमरजेंसी स्लाइड इंस्पेक्शंस ओवरड्यू हो गए। स्पॉट चेक्स में पाया गया कि एक एयरबस A320 का स्लाइड इंस्पेक्शन 1 महीने लेट हुआ और एक A319 का 3 महीने लेट। जब DGCA की नजर में आए तो एयरलाइंस को नोटिस भेजा गया। तो इसी चीज को इन्फोर्स करना ताकि मेंटेनेंस शेड्यूल को टाइम से किया जा सके, ये DGCA का काम रहता है। जब जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा तो रिवैम्प भी करना शुरू किया जल्द ही। एयर इंडिया को दोबारा वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रॉमिस किया उन्होंने और विस्तारों को भी मर्ज कर दिया। फिर इसमें इंडिया में एविएशन सेफ्टी का रेगुलेटर DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है।
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। एविएशन एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी AAIB को भी सुपरवाइज करता है। DGCA हर कैरियर का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एयरपोर्ट का भी अप्रूवल देता है। अभी इंडिया में सिविल एविएशन एक्ट को अमेंड करके DGCA को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। लेकिन जैसा हमने अहमदाबाद में देखा, हर क्रैश एक वार्निंग है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, बिना ह्यूमन ओवरसाइट और स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस के सेफ्टी नहीं मिलेगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे मैप्स भी चेक करें हमारी वेबसाइट पे जाकर। धन्यवाद।